तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमए। आपका जो भी बच्चे हिंदी से एमए कर रहे हैं तो पहला सेमेस्टर है आपका, और अब आपका फोर्थ पेपर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा पेपर आपके हो चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका, और चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा, यानी कि हिंदी में भी जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी के अंदर भी, वो है आपका जनसंचार और हिंदी पत्रिकाएँ। ठीक है, तो इसमें आपकी टोटल 5 इकाइयाँ हैं जो कि हम डेली आपको कराएंगे। ठीक है, डेली आपको कराते चलेंगे। तो इकाई 1 हम आज कराएंगे, दूसरे फिर आपकी इकाई 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही कराते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, जनसंचार से क्या तात्पर्य है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनसंचार को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। परंपरागत जनसंचार माध्यमों में मेले, उत्सव, पर्व, तीर्थ यात्रा आदि का विशेष योगदान था। ऐसे स्थलों पर भारी भीड़ एकत्र होती थी, जिसका लाभ उठाकर लोग जनता में अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। कथा, वार्ता, उपदेश आदि के द्वारा वे अपना संदेश व्यापक रूप से फैलाते थे। ऐसे स्थलों पर लोक कथाओं, लोक नाटक, नाट्यों, लोकगीतों के द्वारा भी जनता को संदेश देकर संचार किया जाता था। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि आते हैं। वहीं प्रिंट मीडिया में आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, पुस्तकें आदि शामिल हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फिल्म आदि आते हैं। और ये जो है ये आपकी दृश्य श्रव्य माध्यम है। वहीं इन्हीं सब संचार माध्यमों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो जनसंचार की परिभाषा, तो जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब कोई सूचना या संदेश एक साथ व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया जाता है तब इस प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। अंग्रेजी का मास शब्द जन का घोतक होता है, किंतु यह जन ना तो भीड़ का वाचक है और ना ही समूह या समुदाय का। वस्तुतः यह शब्द विस्तृत लोक को व्यक्त करता है। जनसंचार का सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्रेषक बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाता है। साथ ही इसमें यह संभावनाएं भी बनी रहती है कि सूचना या जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों में से अधिकांश में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य उत्पन्न होगी। जनसंचार के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म जैसे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जो पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को प्रभावित करते हैं। संचार प्रक्रिया 3 तत्वों से मिलकर बनती है, जिसमें आपका व्यक्ति या स्रोत जो संप्रेषण करता है, अर्थात प्रेषक, अर्थपूर्ण संदेश जिसका संप्रेषण किया जाता है, वहीं प्राप्तकर्ता जो संदेश प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थपूर्ण संदेश वह भाव, विचार, सूचना या जानकारी, अनुभव, संवेदना आदि हैं जो किसी स्रोत द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है और इसे पाकर प्राप्तकर्ता में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। और इसे एक आरेख के द्वारा भी समझा जा सकता है, जैसे कि स्रोत के बाद सार्थक संदेश, माध्यम, व्यापक जनसमूह अथवा प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। कौन कहता है या क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, कौन प्राप्त करता है, तथा इस संदेश का अधिकांश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनसंचार से प्राप्त होता है। वहीं जनसंचार का माध्यमों का वर्गीकरण, तो जनसंचार आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट। मुद्रण में आपकी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्पलेट और पोस्टर्स आते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम आते हैं। श्रव्य माध्यम में आपका रेडियो, ऑडियो कैसेट आते हैं। दृश्य माध्यम में जैसे टेलीविजन, फिल्म, वीडियो कैसेट आते हैं, और इंटरनेट। ठीक है, आगे मुद्रण माध्यम, तो मुद्रण माध्यम संचार का सर्वाधिक प्राचीन माध्यम है। छपी हुई सामग्री के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्पलेट और पोस्टर्स को लिया जा सकता है। समाचार पत्र जनता की अभिरुचि को जागृत करते हैं, जनचेतना जागृत करते हैं और सामयिक विषयों पर अपनी टिप्पणियों के द्वारा सार्थक संदेश देते हैं। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र जनसंचार में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। संपादकीय के माध्यम से समाचार पत्र सामाजिक विषयों पर अपनी राय भी प्रस्तुत करते हैं तथा क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और जैसे नाजुक मसलों पर बेबाक टिप्पणियां देकर जनता को शिक्षित करने का भी कार्य करते हैं। वहीं समाचार पत्रों में समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, जिसे अधिकांश पाठक समझ लें। आडंबरपूर्ण शैली को लोग पसंद नहीं करते हैं। एक अच्छा समाचार वही है जिसमें क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे के ये सभी उत्तर जो हमें मिल रहे हों। वहीं समाचार लेखन
वाले पहला ग्राफ में ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाना चाहिए। समाचार लिखते समय घटना की सत्यता की जांच परख कर लेनी चाहिए। तथ्यों में तोड़ मरोड़ अब नहीं करनी चाहिए और केवल ऐसे समाचार ही देने चाहिए जो जन रुचि के अनुकूल हो। समाचार संपादन में शीर्ष करणीय, पृष्ठ विन्यास, पृष्ठ सज्जा, पेज मेकिंग की विशेष भूमिका रहती है। पत्रकार को अनेक प्रकार की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के साथ साथ प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने पड़ते हैं। पत्रकार वार्ता में भाग लेना पड़ता है। सरकारी विभाग, जिला प्रशासन, प्रमुख राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन आदि पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपना पक्ष पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। समाचार पत्र का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। प्रत्येक समाचार पत्र को अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। कार्यालय प्रबंधन, पूंजी प्रबंधन, विज्ञापन प्रबंधन, प्रसार प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, कागज, मशीन, कच्चा माल सभी कुछ इसे उसके जिम्मे होता है, जिसे वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपता है तथा सबके बीच समन्वय स्थापित करता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम, तो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों में हमें आधुनिक 5 जनसंचार माध्यमों को ले सकते हैं, जिनमें आपका रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, टीवी और वीडियो आते हैं। रेडियो, तो रेडियो श्रव्य जनसंचार माध्यम है जिसके आविष्कार की कहानी बहुत पुरानी है। सन 1906 में अमेरिका की लेडी फॉरेस्ट ने इस सबसे पहले प्रसारण किया। 1916 में उसने पहला रेडियो समाचार प्रस्तावित किया। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1926 से प्रारंभ हुआ था। पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बम्बई से हुआ था। जिस कंपनी को यह प्रसारण अधिकार मिले उसका नाम था इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 1930 में तत्कालीन सरकार ने प्रसारण सेवा का प्रबंधन अपने अधिकार में ले लिया। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। वहीं मैसूर रियासत में 1935 में देसी रियासत ने अपना स्वतंत्र रेडियो स्टेशन स्थापित किया जिसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 1954 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण सेवा का हिंदी नाम आकाशवाणी रखा, किंतु अंग्रेजी प्रसारणों में इसे ऑल इंडिया रेडियो ही कहा जाता है। सन 1947 में जहां पूरे देश में केवल 6 प्रसारण केंद्र थे, वहीं आज 100 आकाशवाणी केंद्र हैं जो देश की 90% जनता तक पहुंचते हैं। इससे पता चलता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जनसंचार एक प्रभावी माध्यम रेडियो है। रेडियो पर समाचारों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के जनरुचि एवं जनहित के कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। फीचर, कृषि जगत, फिल्मी जगत, वहीं फिल्मी गीत, श्रमिकों एवं मजदूरों के कार्यक्रम, युवा वाणी, विविध भारती, सामाजिक कार्यक्रम, झलकी, वार्ताएं, पर्व एवं जयंतियां, खेल कार्यक्रम, आंखों देखा हाल, रेडियो रूपक आदि अनेक कार्यक्रम रेडियो पर सुनाए जा सकते हैं। कई रेडियो स्टेशन तो 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। जहां दूर दराज के क्षेत्रों में न अखबार पहुंचता है न टीवी कार्यक्रम, वहां आज भी रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन एवं जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। टेलीविजन, तो आधुनिक जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है तथा जनसंचार माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। टीवी ने मनुष्य को घर बैठे बहुत सारी दुनिया से जोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के बाद यदि किसी अन्य माध्यम का नाम लिया जाता है तो वह टीवी है। टीवी जीवंत दृश्य दिखाकर तथा घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर लोगों को घर बैठे घटना स्थल की सैर करवा देता है। टेलीविजन का विकास, J.L. वेडर ने तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला उपकरण 1925 में विकसित किया था, किंतु C.F. जैक्सन ने 1927 में तस्वीरें प्रसारित करके दिखाई। प्रारंभिक टेलीविजन यांत्रिक था किंतु आज वह इलेक्ट्रॉनिक है। यही नहीं अपितु आधुनिक टेलीविजन तो डिजिटल हो गए हैं। आवाज़ सहित चित्रों का प्रसारण ब्रिटेन में सन 1930 में हुआ। फ्रांस में नियमित टीवी प्रसारण 1938 में प्रारंभ हुआ था, जबकि अमेरिका में 1941 में और रंगीन टीवी 1953 में अमेरिका में विकसित हुआ था। केवल टीवी नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले चैनल उपग्रह के जरिए ट्रांसमिशन यानी कि प्रसारण करते हैं और स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी, BBC, CMS और स्टार गोल्ड, साधना, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, आस्था, स्पोर्ट आदि लगभग 70 चैनल केबल पर दिखाए जाते थे। डिस्कवरी एवं नेशनल जियोग्राफी चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम अत्यंत सूचनाप्रद एवं उपयोगी होते थे। विदेशी चैनलों की घुसपैठ भी आज हमारे घरों में हो गई है, अधिकांश व्यक्ति की जा रही है, जिसमें हमारी संस्कृति को खतरा है। बच्चे इन चैनलों पर हिंसा,
से युक्त ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जो उनकी मानसिकता को विकृत करते हैं। टीवी के माध्यम से जहां समाचार, सूचना, मनोरंजन, खेल, सामाजिक कार्यक्रम, धारावाहिक, फिल्में आदि दिखाई जा सकती हैं, वहीं विज्ञापनों के माध्यम से कंपनियां अपने उत्पाद बेचने में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं। सूचना एवं संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन टेलीविजन है। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत है तथा जनसंचार में इसका प्रभावी भूमिका है। फिल्म तो दृश्य श्रव्य माध्यमों में फिल्म जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। भारत में 1913 में आलम आरा नामक पहली बोलती हुई फिल्म बनाई गई थी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 100 वर्षों में लगभग भारत में 34,000 फिल्मों का निर्माण हुआ है, जिनमें से 2,000 फिल्मों को पर्दे पर आने का अवसर नहीं मिला है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। इन फिल्मों को राज्य या केंद्र का जनसंपर्क एवं सूचना विभाग तैयार करता है तथा सिनेमा हॉल में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में मुख्य फिल्म प्रारंभ होने से पहले दर्शकों को दिखाई जाती है तथा इन फिल्मों के माध्यम से जनता को अपेक्षित सूचनाएं दी जाती हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं भी दी जाती हैं। वीडियो का तात्पर्य फिल्म की छोटी रील तैयार करना, जिसे घर बैठे वीसीआर या टीवी के पर्दे पर फिल्म के रूप में देखा जा सकता है। इसमें दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं तथा आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। फिल्म निर्माण में यहाँ प्रचुर धन की आवश्यकता होती है। वहीं वीडियो फिल्म का निर्माण सस्ता साधन है। शादी, विवाह, परिवार या समाज में होने वाले उत्सवों की भी लोग वीडियोग्राफी कर उनका आनंद लेते हैं। वीडियोग्राफिंग में लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। क्लोजअप लेने के लिए 500 वाट की ट्यूब लाइट का प्रयोग होता है, जबकि 1000 वाट की लाइटिंग का प्रयोग क्राउड या लॉन्ग शॉट के लिए किया जाता है। फिल्में 70 mm की फिल्म पर शूट की जाती हैं, जबकि वीडियो 35 mm की फिल्म पर शूट होता है। जब वीडियो के साथ साथ सीडी प्लेयर का इस्तेमाल भी टीवी के साथ होने लगा, फिल्म की सीडी बना ली जाती है तथा उसे फिल्म की भांति देखा जा सकता है। सीडी बहुत सस्ते में बन जाती है। वीडियो कैसेट की कीमत की तुलना में सीडी बहुत सस्ती होती है। इसके भी वही उद्देश्य हैं जो फिल्म के होते हैं। वहीं इंटरनेट संचार माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। इंटरनेट है जो हमें दुनिया भर के कंप्यूटरों से जोड़ता है। इसके लिए उसके पास एक कंप्यूटर होना अनिवार्य है तथा एक टेलीफोन कनेक्शन भी, जिसके जरिए आप दुनिया के कंप्यूटरों से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों ने इंटरनेट के महत्व को पहचान लिया था, अतः उन्होंने इससे बहुत लाभ उठाया। अब इंटरनेट भारत में भी प्रचुरता से उपलब्ध है। उम्मीद की जाती है कि इंटरनेट से भारत भी पूरा लाभ उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों में भाषा की बोधगम्यता और संप्रेषण की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन एवं इंटरनेट की गणना की जाती है। संचार का मूल उद्देश्य अपनी बात को जन समूह तक सही रूप में पहुंचाना। वहीं जन समूह द्वारा इस संदेश को पाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होने पर ही संचार पूर्ण माना जाता है, चाहे वह जनसंचार का कोई भी माध्यम हो। प्रेषक के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि वह अपनी बात ऐसी भाषा में व्यक्त करे जिसे प्रापक आसानी से समझ ले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके संदेश में बोधगम्यता होनी चाहिए। जनसंचार माध्यमों की भाषा, तो यह ध्यान रहे कि जनसंचार किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए न होकर आम आदमी के लिए होता है, अतः उसकी भाषा भी आम आदमी की भाषा होनी चाहिए। जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की सामान्य विशेषताएं निम्न रूप से हैं, जिसमें पहली है कि जनसंचार माध्यमों की भाषा आम बोलचाल की जैसी ही होती है, जो आमतौर पर जन समुदाय के बीच बोली जाती है। इस भाषा में अंग्रेजी, उर्दू के ऐसे प्रचलित शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं जो हिंदी ने पूरी तरह से पचा लिए हों। वहीं यह भाषा साहित्यिक भाषा नहीं होती है, इसलिए इसमें अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता एवं शब्द शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक संभव हो तो संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग जनसंचार माध्यमों हेतु नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जनसंचार हेतु प्रयुक्त भाषा में बोधगम्यता का गुण होना चाहिए, वह लोगों की समझ में आसानी से आ जाए, तभी तो प्रेषक के संदेश को जन समुदाय ग्रहण कर सकेगा। चाहे समाचार हो, फीचर हो, विज्ञापन हो, उसकी भाषा सबको समझ में आनी चाहिए। अखबार को हम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं, अतः समाचार पत्र ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम बोलचाल की भाषा कही जाती है।
तकनीकी और पारिभाषिक शब्द पर आवश्यकता पड़ने पर ही जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि आम आदमी से इनसे परिचित नहीं होता है। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट की भाषा अलग अलग होती हैं। यही नहीं, इन पर प्रस्तुत कार्यक्रमों की विविधता के कारण भी भाषा में एकरूपता नहीं रह पाती है। आवश्यकता के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। रेडियो समाचारों की भाषा रेडियो विज्ञापनों की भाषा से नितांत भिन्न होती है। जहाँ तक संभव हो, जनसंचार माध्यमों में सरल वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। संयुक्त या मिश्रित वाक्य कथाएं को दुरूह बना देते हैं और उसे बोधगम्यता में बाधा पड़ती है। रेडियो और टीवी पर लिखित समाचारों को पढ़ते समय आवश्यक स्थलों पर विराम चिन्हों के अनुरूप समाचार वादक के स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए तथा बालाघाट का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि जनसंचार माध्यमों की भाषा में प्रेषणीयता का गुण होना अनिवार्य है। जनसंचार माध्यमों की भाषा में मानकीकरण का होना भी आवश्यक है। मानक भाषा एवं उससे जुड़ी शब्दावली ही जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त की जानी चाहिए। संचार के अवरोधक तो संचार प्रक्रिया में प्रेषक और प्रापक दोनों व्यक्तियों के बीच समानता या समझ किस स्तर तक स्थापित होती है, इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों व्यक्तियों का अनुभव क्षेत्र कितना व्यापक है। यदि दोनों के बीच सामान्य अनुभव का घेरा व्यापक है तो संचार आसान हो जाता है। यदि घेरा बिल्कुल भी नहीं मिलता तो संचार असंभव हो जाता है। इसी प्रकार यदि घेरा छोटा रह जाता है वहीं तो संचार में कठिनाई आ जाती है। स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश के अर्थ ग्रहण की यह कठिनाई अनुभव के घेरे पर तो निर्भर करती ही है। यह अनुभव के घेरे को छोटा या बड़ा बनाने में बहुत से घटक काम करते हैं। यह घटक ही वास्तव में सफल संचार के अवरोधक है। संचार के इन अवरोधकों व्यवधानों को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, मनोवैज्ञानिक अवरोधक। प्रेषक की ओर भेजे गए संदेश के अर्थ ग्रहण में प्रापक का मनोविज्ञान बहुत काम करता है। कई बार देखा गया है कि प्रेषक जो संदेश पहुंचाता है वो है प्रापक उसी रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है, जिससे संदेश का रूप जो है वो बदल जाता है। कहा कुछ और जाता है और ग्रहण कुछ किया जाता है, जिससे अर्थ का उसी रूप में ग्रहण नहीं कर रहा, जिससे संदेश का रूप बदल जाता है कुछ। और ऐसी स्थिति प्राय दोनों पक्षों की मनोवैज्ञानिक स्थिति और उस क्षण में सक्रिय रहने वाली मनोदशा के कारण आती है। यांत्रिक अवरोध तो हमारी वाक इंद्रियों के अतिरिक्त ऐसे बहुत से यंत्र हैं जो प्रभावपूर्ण ढंग से हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आवाज का साफ ना होना, उच्चारण सही न होना, हकलाहट जैसे कारण भी हम यांत्रिक अवरोधों के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा बाह्य उपकरणों में खराबी हो सकती है। भाषण के बीच में अचानक माइक्रोफोन में गड़बड़ी आ जाती है। इस प्रकार संचार में यांत्रिक अवरोध का घटक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अर्थगत अवरोधक तो अर्थ की सामान्य स्वीकृति के बिना प्रेषक और प्रापक के बीच संचार नितांत असंभव है। वाक् प्रतीक का भ्रष्ट संप्रेषण संचार को बाधित करता है। अर्थ में परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों के अतिरिक्त समाज के लोगों की मन स्थिति, बौद्धिक, मानसिक धरातल में अंतर, आयु में अंतर जैसी बातें अनेक उत्तरदायी होती हैं। वहीं भौतिक अवरोधक तो इसके अंतर्गत प्रेषक और प्रापक के बीच भौतिक दूरी से लेकर समय अंतराल तक को ले सकते हैं। दूर खड़ा व्यक्ति पास खड़े व्यक्ति की अपेक्षा कम सुन पाता है। वहीं भाषागत अवरोधक तो भाषा की भिन्नता, वाक्य विन्यास की भिन्नता, संदेश के अर्थ में कई बार अवरोधक हो जाते हैं। जहाँ एक उदाहरण देखी तो एक बार एक अंग्रेजी गाँव में जौहर में स्नान करने के लिए घुस गया। वहां पानी में उसके पांव पर जोंक चिपक गई। अंग्रेज के पांव से खून निकल रहा था। उसे पास में खड़े गांव वालों की तरफ इशारा करके उसने दर्द के बारे में बताना चाहा। गांव वालों ने कहा, देखो अंग्रेज के जोंक चिपकी हुई है और ये इसी से घबरा रहा है। अंग्रेज ने जोंक को जोक समझा, अर्थात मजाक। इस प्रकार हरियाणवी में जोंक गंदे पानी में रहने वाला कीड़ा होता है, जबकि अंग्रेज ने उसे अपने साथ मजाक समझ लिया। सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक समाज और भाषा का गहन एवं आंतरिक संबंध होता है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है और संस्कृति समाज के आधार है। हर समाज की संस्कृति अलग है तो स्वाभाविक है आपस में संदेश संप्रेषण करते समय बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए पुराने लोगों के शब्द और आज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए शब्दों को पढ़ने सुनने में काफ़ी अंतर है, जो पुरानी व नई पीढ़ी के संचार में बाधक है। इस प्रकार इन अवरोधों को दूर करने या हट जाने की भी प्रक्रिया पूरी नहीं
हो पाती है। प्रापक पर प्रेषक के संदेश का कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए। उनके मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जन्म लेनी चाहिए और प्रापक द्वारा वापस हुए प्रतिक्रिया प्रेषक को मिलनी चाहिए। इस वापस मिलने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। प्रतिपुष्टि के कारण संचार प्रक्रिया से प्रापक बन जाता है प्रेषक और प्रेषक बन जाता है प्रापक। लेकिन संचार के व्यवधान घटकों के कारण ना तो प्रापक पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही वापस ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। अतः प्रतिपुष्टि या फीडबैक के अभाव में संचार अपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जनसंचार के माध्यमों की प्रमुख समस्याओं, संप्रेषण, मानकीकरण एवं आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक जनसंचार माध्यमों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है, प्रिंट मीडिया या मुद्रण और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत छपी हुई सामग्री आती है जैसे कि अखबार और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पोस्टम, पुस्तिकाएं, पैम्पलेट आदि प्रिंट मीडिया के साधन हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट आदि को लिया जाता है। जब कोई सूचना किसी माध्यम से जनता के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है तब इसे पारिभाषिक शब्दों में जनसंचार कहते हैं। जनसंचार की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहली, बोधगम्यता एवं संप्रेषण की समस्या। भाषा का मूल कार्य संप्रेषण है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकने की कला संप्रेषण है। जनसंचार में संप्रेषण एक प्रमुख समस्या है। हम जो कहना चाहते हैं वे यथार्थ रूप में पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचा सकें, यही संप्रेषण का उद्देश्य है। परंतु यह सर्वाधिक कठिन कार्य है। संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि हम संचार हेतु आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। संस्कृत नेष्ट हिंदी, अंग्रेजी शब्दों से भरी हिंदी या फारसी के अप्रचलित शब्दों से युक्त हिंदी को आम आदमी नहीं समझ सकता है। ध्यान रहे कि संप्रेषण तभी पूर्ण होता है जब वक्ता का आशय श्रोता पूर्णतः हृदय गम कर ले। हमारे बोलने का एक ही उद्देश्य होता है, जो कहा जाए वह सुनने वाले कोई समझ में आ जाए और उसके भीतर कुछ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करे। यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से कहेंगे। वहीं रेडियो, टीवी में कार्यक्रम प्रस्तुत कर्ता के लिए शुद्ध उच्चारण एवं सरस वाणी तो आधारभूत आवश्यकता है ही, साथ ही कुछ और बातें भी आवश्यक है। प्रभावपूर्ण वांछित अभिव्यंजना के लिए दो प्राथमिक आवश्यकता है, बालाघात और विराम। शब्दों के उच्चारण में आवश्यक स्थान पर बल देना ताकि शब्दों का सही आशय व्यक्त हो सके। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं कि इस वाक्य में कई आशय हो सकते हैं जो इस बात पर निर्भर हैं कि बोलते समय बालाघात किस पर है, शब्द पर है। मैंने आपसे एक किताब मांगी थी, तो यहाँ मैंने पर बल दिया गया है। अतः वक्ता यह कहना चाहता है कि किताब मैंने मांगी थी और किसी और ने नहीं। मैंने आपसे, तो आपसे पर बल दिया गया है, ठीक है। और मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक किताब मांगी थी, और किताब पर तो डायरी या नोटबुक नहीं, सिर्फ किताब। मैंने आपसे एक किताब मांगी थी, मांगी यानी कि वह किताब लगता है आप लाए नहीं। स्पष्ट है कि वाक्य वही है, पर किसी एक शब्द पर बल देने से इसी एक वाक्य के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि संप्रेषण हेतु बालाघात बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अर्थ संप्रेषण में हमें उतार चढ़ाव पर भी ध्यान रखना होता है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं वह बोले हुए वाक्य के उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है। उतार चढ़ाव से ही सूक्ष्म भाव व्यक्त हो सकता है। वक्ता का आशय, उद्देश्य, भाव एवं विचार श्रोता तक पहुंच पाते। साथ ही उतार चढ़ाव का कोई निश्चित समय नहीं है, अपितु इच्छा वक्ता या अभिनेता अपने अनुभव से इस कला में पारंगत होता है। अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता यूं ही महाशती के नायक नहीं बन जाते हैं, वाचिक अभिनय से भी परंपरागत हैं। कुछ वाक्य यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें उतार चढ़ाव दिए गए हैं, जैसे कि जाइए कागज कलम लेकर आइए, तो ये आदेश सा हो गया, वहीं पता नहीं हुआ क्या कर रहेगा या जाएगा, तो इस तरीके के वाक्य हो जाते हैं। साथ ही जिस तरह उतार चढ़ाव बालाघात का एक तरीका है, उसी प्रकार विराम भी बालाघात का एक ढंग है। बोलते समय जहाँ ठहराव लाना है वहाँ कितनी देर रुककर आगे बात कहनी है और इस ओर ध्यान देकर अपने कथन को अधिक तर्कसंगत, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विराम अर्थ को बदल देता है। बोलते समय 3 प्रकार के विरामों का प्रयोग होता है, व्याकरण सम्मत विराम, यति और भाषागत विराम। व्याकरण सम्मत विराम का तात्पर्य उपयुक्त विराम चिन्हों से है। बोलते समय इन स्थलों पर उसी प्रकार रुकना पड़ता है। इससे वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट होता है और वक्तव्य में एक रस्ता नहीं रहती है। कविता में यति का अर्थ है क्षणिक विराम, इससे छंद की लय बनी रहती है। अपने आप संभाषण में वक्ता भी
यथावसर यति का प्रयोग कर अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। भाषण में जहाँ बालाघात या उतार चढ़ाव में काम नहीं चलता है, वहाँ विराम का प्रयोग प्रभाव पैदा होता है। बहुत से वक्ता बिना रुके जल्दी अपनी बात कहते चले जाते हैं। वहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ विराम लगाना है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता है। परिणामतः उनका कथन अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। किंतु जो लोग भाषण कला में माहिर होते हुए अपनी बात को इस तरह रुक कर समझाते हुए कहते हैं जिससे सुनने वाले के हृदय में बात उतरती चली जाती है और इस प्रकार वक्ता अपना इच्छित प्रभाव डाल पाता है। वहीं मानकीकरण और आधुनिकीकरण की समस्या तो जनसंचार के माध्यम से हम व्यापक जनसमूह तक अपनी बात पहुंचाते हैं। भाषा का स्वरूप सरल, सहज एवं आम बोलचाल का होना ही चाहिए, साथ ही उनका मानकीकरण भी होना आवश्यक है। रेडियो और दूरदर्शन को सरकारी भाषा नीति के तहत काम करना होता है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सैकड़ों केंद्र हैं, किंतु वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भाषा में एकरूपता नहीं रहती है। इस एकरूपता के अभाव में भाषा का मानकीकरण नहीं रह पाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत विस्तृत है। देश के विभिन्न भागों में व्यवहारत होने वाली हिंदी का स्वरूप अलग अलग है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसंचार में प्रयुक्त हिंदी का मानकीकरण हो, जिससे उसमें एक रूपता रह सके। वहीं हिंदी भाषा के अनेक प्रांतों की भाषा है, अतः इसमें क्षेत्रीयता का समावेश हो जाने से हिंदी के अनेक स्वरूप उभर कर सामने आए हैं, यथा बिहारी हिंदी, मुंबईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आदि। ऐसी स्थिति में रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों में हमें मानक हिंदी, जिसे परिनिष्ठ या स्टैंडर्ड्स हिंदी भी कहते हैं, का ही प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए दही खट्टा है तो दही खट्टा है, ठीक है। वही है कि उक्त दोनों में से दूसरा वाक्य ही मानक हिंदी का प्रयोग है। अतः जनसंचार माध्यमों में हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार को शब्द जैसे कि स्नान तो स्नान हो जाएगा, स्कूल तो स्कूल या स्कूल, तो इस तरीके के क्षेत्रीय प्रयोग में बचकर मानक हिंदी का प्रयोग ही रेडियो पर वाचक या उद्घोषक को करना चाहिए। बहुत से निजी चैनल अपने प्रसारण में हिंदी वाक्यों में अंग्रेजी शब्दों का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि उन्हें आम श्रोता जो अंग्रेजीदा नहीं होता है नहीं समझ सकता है। तमाम प्रस्तुतकर्ता अंग्रेजी शब्द ही नहीं, अंग्रेजी के वाक्यांशों का प्रयोग भी हिंदी के बीच में करते हैं, जैसे कि FM यानी कि रेडियो पर इस प्रकार की हिंदी इंग्लिश सुनी जा सकती है। यह विज्ञापन का उदाहरण है। एक नया टूथपेस्ट ट्राई किया है, दांतों के साथ एक्सपेरिमेंट। तो मैं अपने दांतों में के साथ एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करता, आप भी मत कीजिएगा। तो कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता YG इंग्लिश का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करते हैं और शायद यह समझते हैं कि वे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही वे स्वयं को पढ़ा लिखा दिखाने की कोशिश में भी वे अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी कार्यक्रमों में केवल अंग्रेजी के शब्द प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग उन्हें करना चाहिए। भाषा का मानकीकरण होना अति आवश्यक है। इंग्लिश का प्रयोग प्राय मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों में अधिक होता है। बेहतर हो कि आंचलिक या क्षेत्रीय शब्दावली का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाए, अंग्रेजी का शब्दों का हो। कुछ लोगों की धारणा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी में अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कुछ अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग जानबूझकर हिंदी को विकृत करते हुए ऐसे शब्दों के स्थान पर भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए हिंदी शब्द सरलता से उपलब्ध है। वैज्ञानिक प्रगति ने कई नई तकनीकी और नई वस्तुओं को सामान्य जन तक पहुंचाया है और उसे जुड़ी शब्दावली भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रही है। मोबाइल से जुड़े दसियों शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, इन शब्दों के स्थान पर गढ़े हिंदी शब्दों का प्रयोग न करके यदि कोई सिम बैटरी डाउनलोड का प्रयोग करता है और ये शब्द आसानी से आम जनता की समझ में आ जाते हैं तो इनका प्रयोग अनुचित नहीं माना जा सकता। वहीं शैलीकरण की समस्या तो हर भाषा की अपनी शैली होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी की वाक्य रचना हिंदी की वाक्य रचना से भिन्न है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भले ही हम हिंदी कार्यक्रमों में अंग्रेजी के प्रचलित शब्द थोड़ी मात्रा में लें, किंतु वाक्य रचना का प्रारूप हिंदी का ही रहना चाहिए। साथ ही उक्त वाक्यों में एक ही बात इस प्रकार जनसंचार माध्यमों की अनेक समस्याएं संप्रेषण को पूर्णतः प्रदान करने के लिए वक्ता निरंतर प्रयासरत रहता है, तभी उसका उद्देश्य पूरा हो पाता है। निरंतर अभ्यास से ही यह कला निखरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन और फिल्मों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या फिर दृश्य श्रव्य माध्यमों में उपयुक्त भाषा की प्रकृति
वही है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में दृश्य श्रव्य माध्यम का विशिष्ट स्थान है। दृश्य श्रव्य संचार माध्यम में टेलीविजन, फिल्में, वीडियो कैसेट आते हैं। इंटरनेट को भी कुछ विद्वान इसी में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दृश्य श्रव्य माध्यम से सूचनाएं व्यापक स्तर पर प्राप्त होती हैं। दूरदर्शन और फिल्में दृश्य श्रव्य माध्यमों की जनसंचार के प्रभावी माध्यम है। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में टेलीविजन सर्वाधिक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आया है। यह मनोरंजन, सूचना, समाचार, विचार, शिक्षा प्रदान करने का कार्य कुशलता से निभाता है। टेलीविजन को छोटा पर्दा भी कहा जाता है। टेलीविजन कार्यक्रम एक का निर्माण फिल्मों की भांति ही होता है। टेलीविजन हमारी 5 आवश्यकताओं की पूर्ति करता है: ज्ञान, कलात्मक अनुभव, सामाजिक जरूरतें, तनाव से मुक्ति और मनोरंजन। ज्ञान के अंतर्गत सूचना, समाचार, संदेश, जानकारी आदि तमाम बातें समाविष्ट हो जाती हैं। टेलीविजन के कार्यक्रम हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। प्रेम, संवेदना, सौंदर्य एवं अन्य भावात्मक अनुभूति की पूर्ति भी टेलीविजन कार्यक्रमों से हो जाती है। इनके अनेक प्रकार के धारावाहिकों से हमारे मनोभावों का रेचन होता है। यह मनोरंजन का प्रमुख साधन है तथा तनाव से मुक्ति भी सहायक है। परिवार और मित्रों से संबंध बनाने हेतु भी टेलीविजन के कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है। भारत में टेलीविजन तो दुनिया में टेलीविजन का पहला प्रसारण 26 जनवरी 1926 को ब्रिटेन में लोगी विएट के ने करके दिखाया था। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन सेवा का प्रारंभ हुआ था। 1976 में दूरदर्शन नामक एक नया संगठन स्थापित किया गया। वर्तमान में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या भारत में 200 से अधिक है। वहीं केबल टेलीविजन का आगमन भारत में 1990 के दशक में हुआ था। सन टीवी ने अपने कई चैनल 1996 में प्रारंभ कर दिए। जी टीवी, सोनी टीवी, एमटी, डिस्कवरी चैनल, आस्था, संस्कार, दूरदर्शन के अनेक चैनल अब केबल के माध्यम से टीवी दर्शकों को उपलब्ध हैं। केबल टीवी ने मनोरंजन, सूचना, ज्ञान, खेल आदि सभी क्षेत्रों में विशाल दर्शक वर्ग प्राप्त किया था। इस समय सैकड़ों चैनल केबल के माध्यम से डीटीएच सर्विस के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रहे थे और मनोरंजन, खेल, जानकारी, धर्म, शिक्षा के क्षेत्र में 24 घंटे अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे थे। फिल्म और वीडियो कैसेट तो फिल्में और वीडियो कैसेट मनोरंजन का प्रमुख साधन है और जनसंचार के क्षेत्र में भी इसकी प्रभावी भूमिका है। फिल्म एवं टेलीविजन की प्रभाव डालने वाली क्षमता अन्य संचार माध्यमों की तुलना में कहीं अधिक है। ये माध्यम सूचना परक होने के साथ साथ मनोरंजन परक भी है। ये दोनों ही माध्यम साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में पहले से रिकॉर्ड की गई फिल्में देखी जा सकती हैं। अब यह कार्य डीवीडी, सीडी प्लेयर और कंप्यूटर पर भी किया जा सकता है। सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार तो नेत्र किसी गतिशील वस्तु के प्रभाव को सेकंड के 16वें हिस्से तक ही ग्रेड करते हैं, अर्थात यदि नेत्र की समक्ष गतिमान वस्तुओं के 16 चित्र 1 सेकंड में आए तो वे चित्र परस्पर जुड़े हुए तथा गतिशील प्रतीत होते हैं। फ्रांस के ऑगस्ट मैरी लुइस निकोलस और लुइस जी लुपियर ने सिने फोटोग्राफर के आविष्कार से तहलका मचा दिया और पहली बार 1895 में फिल्म को पर्दे पर प्रदर्शित किया। प्रारंभ में मूक फिल्मों का निर्माण हुआ। भारत में दादा साहेब फाल्के ने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जिसका प्रदर्शन 3 मई 1913 को हुआ। इसीलिए इन्हें भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। 14 मार्च 1931 को पहली शंबाक यानी कि बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन मुंबई में हुआ था। इसके निर्देशक आरसेनी ईरानी और निर्माता एम्पीरियल फिल्म कंपनी थी। पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या का निर्माण 1937 में आरदेशी ईरानी ने किया था। जनसंचार का प्रभावी और सशक्त माध्यम फिल्म है, जो श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। यह विश्वसनीय और व्यापक भी है। फिल्म में कहानी, गीत, नृत्य, नाटक, संगीत, हाव भाव, अभिव्यक्ति सब कुछ समाया होता है। अतः फिल्म को कलाओं का समूह कह सकते हैं। डॉक्टर रोजर्स के अनुसार यह उत्तरोत्तर अनुक्रम में प्रक्षेपित छायाचित्रों की एक लंबी श्रृंखला जो विचारों के संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। फिल्म कही जाती है। फिल्मों की उपयोगिता जनसंचार माध्यम के रूप में सूचना देने, शिक्षा देने, संदेश देने से हेतु है। वहीं फिल्म मनोरंजन का सस्ता और सर्वसुलभ साधन है। फिल्म अनेक कलाओं की अभिव्यक्ति का साधन है। राष्ट्रीय एकता को फिल्मों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फिल्म अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। भारत का फिल्म उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है। यही नहीं, अब तो भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। फिल्में कलाकारों की कला को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। फिल्में फीचर फिल्में, बाल फिल्में, न्यूज़ फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और टेली
फिल्में, फीचर फिल्में, व्यावसायिक फिल्में जो सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाती हैं, बाल फिल्में, बाल मनोविज्ञान पर आधारित फिल्में जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, न्यूज़ समाचार आधारित न्यूज रील होती हैं, डॉक्यूमेंट्री सूचना देने और प्रशिक्षण हेतु निर्मित की जाने वाली फिल्में होती हैं जिन्हें वृत्तचित्र भी कहा जाता है। टेलीफिल्में, टेलीविज़न के लिए निर्मित फिल्मों को टेलीफिल्म कहा जाता है। एडवर्टाइजिंग, ये विज्ञापन फिल्में जो किसी उत्पाद का विज्ञापन करने हेतु बनाई जाती हैं। फिल्म और टेलीविज़न की भाषाओं की विशेषताएं, तो फिल्म और टेलीविज़न आम आदमी से जुड़े जनसंचार माध्यम है, अतः इसमें प्रयुक्त भाषा सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त भाषा होती है जो साहित्यिक भाषा से अलग होती है। साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के लोग टीवी और फिल्में देखते हैं, अतः इसमें प्रयुक्त भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। इसमें अंग्रेजी, उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग होता है। दृश्य श्रव्य माध्यम की भाषा, तो भाषा सरल सर्वग्राही होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। वाक्य छोटे छोटे और सरल, लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि कोई बात एक वाक्य में ही समाप्त हो जाए। घटना का विवरण देते समय उसके क्रम में तारतम्य रखनी चाहिए। टीवी समाचारों की भाषा में अलंकारिकता नहीं होनी चाहिए। बोलचाल की ऐसी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए जो सरल, सहज और प्रभावपूर्ण हो। यदि मुहावरों का प्रयोग करना आवश्यक हो तो केवल उन्हीं मुहावरों का आप इस्तेमाल करें जो जनमानस में रच बस गए हों। अंग्रेजी, उर्दू के उन शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए जिनका प्रयोग जनसाधारण अपनी दैनिक बोलचाल में करता हो। टीवी समाचारों की शब्दावली में विविधता होनी चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि सरकारी टीवी की भाषा नीति प्रसार भारती के निर्देशों के अनुरूप होती है। प्रसार भारती सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है, अतः दूरदर्शन और आकाशवाणी की भाषा सरकारी नीति के अनुरूप होती है, किंतु निजी क्षेत्र के टीवी चैनल अपनी भाषा नीति का स्वयं निर्धारण करते हैं और वे जानबूझकर ऐसी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसे इंग्लिश यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश का मेल कहा जाता है। उनकी धारणा है कि कार्यक्रम भारत के तमाम हिंदी भाषी प्रांतों में भी देखे जाते हैं और वहाँ के दर्शक इस इंग्लिश को आराम से समझ लेते हैं।